जी सर। क्या मतलब होता है नाम का? सर मैं मास्क निकाल सकता हूँ? हाँ, मास्क निकाल। थैंक यू सर। सर रवि का शाब्दिक अर्थ होता है खुश, संतुष्ट और प्रसन्न। और सर ये भगवान सूर्य नारायण का पर्यायवाची शब्द है। और रवि एक सप्ताह का दिन भी है, रविवार। ओके। जी सर। बजट पढ़ा? जी सर। क्या रहा आज? सर आज का जो बजट है इसमें जैसे कि जो अर्थशास्त्री है वो बोल रहे हैं कि यह मतलब कि मतलब कि तात्कालिक न होकर दीर्घकालिक लक्ष्यों को लेकर चलने वाला बजट है कि जब हम अपनी आज़ादी की 150वीं जयंती मनाएंगे तब तक देश में आधारभूत जो मूलभूत परिवर्तन करने हैं। ऐसा संबंधित में है कि ये 25 साल के लिए बिल्कुल सर अभी इसमें चल रहा है। इसमें क्या ऐसा प्रोविजन जो आपको लगा कि वास्तव में भारत को ये चेंज कर देगा पूरी तरह से? सर मूलभूत इसमें जो दो तीन चीज़ें जो मुझे लगती हैं, हाँ। उसमें वो ये है कि सबसे पहले मैं मानता हूँ कि एक जो डिजिटल मुद्रा का आया है कि सरकार एक डिजिटल मुद्रा लाएगी अपनी, जो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में जैसे क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्रा का आया है, तो डिजिटल मुद्रा अपने आप में एक बेहतरीन साधन रहेगी अगर सरकार उसका यूज़ दोनों तरीके से करे, अगर व्यक्तिगत और सरकारी तौर पर भी, तो उसमें भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। सर दूसरा ये कि नेशनल अथॉरिटीज़ जो वो अपने हाईवे के लिए इनका टारगेट है 1000 मतलब कि एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवेज बनाना। और सर किसानों के लिए भी इसमें विशेषतः एमएसपी का बोला है कि जो सीधे खातों में दी जाएगी। और सर जो शिक्षा है उसको भी डिजिटल किया है। और सर आने वाले 5 सालों में 60 लाख नौकरियाँ और एक साल में 80,000 घर बनाना, ये इनके तात्कालिक है। लेकिन जो नौकरियाँ हैं और जो तकनीकी को शामिल किया है वो कहीं ना कहीं दीर्घकालिक रूप से है। सर वर्तमान कर स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया है अभी। तो मुझे तो लग रहा है बजट 2-4 साल के लिए बना, वो मुझे तो समझ भी नहीं आया कल से जो कह रहे हैं 25 साल बाद इसका असर दिखेगा। क्या है इसमें ऐसा? सर अगर इसको जो अभी जो अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, हाँ। उस हिसाब से अर्थशास्त्री सरकार के पक्ष वाले दो तरह के अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं। एक तो कह रहे पूंजीपति वाला बजट है पूरा, जी सर, जो विपक्ष है कह रहा है जी सर, इससे ज्यादा पूंजीपति बजट हमने आज तक नहीं देखा। अच्छा, डिफेंस के लिए कितना अमाउंट अलॉट किया है? सर डिफेंस के लिए सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ बढ़ाया घटा दिया? सर बढ़ाया है इसका, लगभग जीडीपी का 9% या 8% ऐसा कुछ है सर। इतना दे दिया उठा के? जी सर, बढ़ाया है, डिफेंस को बढ़ाया है। फील्ड कहाँ जाएंगे? सर शिक्षा में भी बढ़ाया है। हाँ, शिक्षा में बहुत ठीक ठाक, कम ही बढ़ाया, बहुत तो नहीं बढ़ाया, ज़्यादा नहीं है। लास्ट टाइम 53,000 सोचा गया था। जी सर। आपको क्या लगता है बजट में किस पार्ट में सबसे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? अगर आप बजट बना रहे होते तो किस पार्ट में सबसे ज़्यादा जोर देते आप? सर मूलभूत अगर जो मैं देखता तो सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य और जो ऐसी योजनाओं को मूलभूत लेकर आते हैं जिससे कि देश में रोजगार बढ़े, रोजगार के साधन बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या करना चाहिए हम लोग को रोजगार बढ़ाने के लिए? क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मतलब सबसे ज़्यादा समस्या भारत की रोजगार ना बढ़ना है, जी सर। और दुनिया की हम ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए, 3rd लार्जेस्ट, 6th लार्जेस्ट, सब तरह से हमने डेटा कलेक्टर ले लिया सब कुछ। इसके बावजूद भी भारत में सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, रोजगार की हालत तो बहुत ही खराब है। क्या कहाँ कमजोरी रह गई हम लोगों से? सर इसका अगर मूलभूत कारण अगर हम देखें तो सर जो भारत की इकोनॉमी है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो आज भी कृषि कार्यों में लगे हुए हैं, लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 60% आबादी है। और सर दूसरी बात यह है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है सीधी प्राथमिक से तृतीय क्षेत्र में स्विच कर गई है। सर इसका प्रमुख कारण यही है कि जो द्वितीय क्षेत्र है, उद्योग है, उनमें रोजगार पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाए हैं। तो सर प्रमुख कारण तो यही है, इसीलिए हमें 2 रूप से काम करना पड़ेगा इसमें। तो पहले है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि में भी लोगों को अधिक से अधिक सबल बनाना पड़ेगा, और दूसरा कि जैसे कुटीर उद्योगों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ में जोड़ना पड़ेगा, और दूसरा कि जो आर्थिक रूप से आधारित अधोसंरचना है, यहाँ पर उद्योगों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना पड़ेगा। सरकार कुछ एफर्ट कर रही है क्या? जी सर इसमें अगर सरकार का देखें तो एक नीति आई थी इनकी कौशल विकास योजना, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर कार्य किया गया था। सर वर्तमान के बजट में ITI के लिए भी प्रावधान किया गया है कि जो स्पेशल जो ITI में विभिन्न जो मतलब कि छोटे रूप से तकनीकी लोगों को मतलब तकनीकी रूप से कुशल किया जाएगा। सर उसके लिए भी कार्य हो रहा है। जितनी योजनाएं चलती, मैंने देखा प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना जो आ रही थी, मैंने देखा है कि
बहुत सारे कौशल केंद्र खोले गए, एनरोलमेंट भी कराए गए, सरकार से पैसे भी लिए गए, लेकिन यहाँ जो प्रशिक्षण दे रहा होता है सिर्फ कागजों पे चलता है प्रशिक्षण। सहमत है मेरी बात से आप? जी सर, निश्चित तौर पर यह देश की विडंबना ही रही है कि इतनी बढ़िया नीति थी कि लगभग 50 करोड़ लोगों को उसमें कौशल विकास किया जाना था, उनको उन्नयन किया जाना था, पेपर में कर भी दिया। लेकिन सर पेपर में हुआ है। इसके पीछे सर प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो यही है कि रेगुलेटरी सिस्टम जो हमारा है, नियंत्रक तंत्र, वो उम्दा तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है। कि ऐसा नहीं लगता भ्रष्टाचार चरम पे? सर ये नहीं कहा जा व्यक्ति सकता, नैतिक रूप से पतन होता जा रहा है। मतलब नैतिकता, जवाबदेहिता हमारे कहीं रही नहीं गई। हर व्यक्ति जहाँ पे बैठा हुआ है जितना हो सकता है कोशिश करता है कि मेरा हो जाए। उदाहरण ले लीजिए आप कि जो राशन बांटने वाला है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो वहीं है जो राशन बंटता है। और जो राशन बंटता है उसकी हालत ये है कि आप देखेंगे कि उसमें कंकड़ पत्थर दुनिया भर की चीज़ें भरी रहती हैं, और लोग कहते हैं कि 5 किलो की गेहूं में आधा किलो कंकड़ निकल जाता है, मिट्टी निकल जाती है, और इसको बिल प्लान ढंग से डाला जाता है। जी सर कैसे सुधारें इस चीज़ को? सर सबसे पहली बात तो मैं भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहूँगा कि अभी समाचार पत्रों के माध्यम से हमें समय समय पर दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में तो है। और सर रही बात, अगर कुछ मात्रा में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट तो फाड़ फाड़ के कह रही, कूट कूट के भरा है। सर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट भी कहती है एक छोटे छोटे पटवारियों का रेट पड़ती है, हालत ये रहती करोड़ों रुपए की संपत्ति निकल जाती है। जी सर। है सर उसका यह रेट पड़ती है 200 करोड़ रुपए निकल जाती है सीधे। जी सर। सर इसका प्रमुख कारण तो नैतिक रूप से भी पतन है लोगों का, और कहीं ना कहीं समाज ने भी भ्रष्टाचारियों को अपनाया है। तो ये प्रमुख कारण सामाजिक मानसिकता जो सामाजिक भी है, सामाजिक मानसिकता भ्रष्टाचार को अडोप्टेशन किया है। और सही अगर मैं राशन कार्ड की बात करूँ कि जैसे पीडीएस में भ्रष्टाचार है, तो सर उसका प्रमुख कारण ये था कि वहाँ पर जो लाभार्थी थे उनकी सही तरीके से पहचान नहीं हो पा रही थी, और वर्तमान में जो छोटी दुकानें थी उनका डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा था। अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा लगभग जो पूरे भारत में 5 लाख दुकानें हैं उसमें से 1.5 लाख दुकानों का डिजिटलाइजेशन किया जा चुका है। लाभार्थियों को सीधे आधार कार्ड से लिंक भी किया है, लगभग 17 लाख लोगों को उससे बाहर भी किया है। और उसके बाद में अगर उन दुकानों में पूरा वीडियोग्राफी के साथ में किया जाएगा, अगर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा, लोगों को SMS के माध्यम से सचेत किया जाएगा कि आपका आ गया है, तो सर कहीं ना कहीं इसमें सुधार होने की गुंजाइश है। एक मॉडल बड़ा फेमस हुआ था PDS बाटे, छत्तीसगढ़ मॉडल। जी सर। क्या था ये? सर छत्तीसगढ़ जो मॉडल था उसमें मूलतः जो निगरानी तंत्र था कि उसमें 3 तरह से काम करता है इसमें, कि संग्रहण, भंडारण और परिवहन। तो सर इसमें तीनों जो मॉडल था कि हम FCI के गोदामों से लेकर जो PDS की शॉप थी वहाँ पर GPS के माध्यम से ट्रैकिंग की जाती थी, और हर एक दुकान पर एक पारदर्शी तरीके से काम किया जाता था। सर चलो ये बताओ, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। जी सर। ऐसी 2 राजधानियां हैं जो वहाँ से कर्क रेखा निकल जाती है, 2 राज्यों की। कौन कौन सी राजधानियां हैं? सर त्रिपुरा के अगरतला, जहाँ तक मैं रिकॉल कर रहा हूँ, और दूसरा गुजरात के गांधीनगर, दोनों शायद। सॉरी सर, कंफर्म नहीं करता। भारत ने देशांतर रेखा को कब अपनाया, जो अभी चल रहा है, जो हमने नैनी से लिया है, जो 5 राज्यों से गुजर रही है? 82.5 डिग्री। कब अपनाया है? सर इसकी निश्चित तिथि तो याद नहीं है। ठीक है, ये बताओ अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? सर अनन्य आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश का सामुद्रिक सीमा में वह भाग होता है जहाँ पर उसको जो सर मत्स्य पालन का, सर मत्स्य संबंधित जो मत्स्य पकड़ने का कार्य है, और दूसरा है कि वहाँ से पेट्रोलियम उत्पाद है। कितना क्षेत्र होता है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र? सर ये अभी एग्जैक्ट सर 200 मीटर 200 मीटर 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर सॉरी, 200 किलोमीटर भी नहीं होता, 212 मीटर होती है, 200 नॉटिकल माइल होती है। जी सर कंफर्म नहीं था मुझसे। कोई बात नहीं, लेकिन 200 होता है, 200 भी नहीं होता सर। उसमें भी 2-3 सीमाएं आती है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, क्योंकि उससे घटा दिया जाएगा ना इसको। जी सर। हाँ 24 से 12 से 24 से घटा दिया जाएगा तो 176 हो गया ना। जी सर। सर चल, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी है ना? जी सर, MSc BSc है उसमें पढ़ा है ये।
सर जो जेनेटिक मॉडिफाइड फूड होते हैं उनमें सर जो फसलें होती हैं उनमें जीन स्तर पर बदलाव कर दिया जाता है। हाँ। कि अगर किसी फसल में किसी प्रकार का दोष है, कोई गुण को बढ़ाना है तो जेनेटिक रूप से किया जाता है। सर उदाहरण इसका सबसे अच्छा है जो बीटी कपास है, उसको एक जो जीवाणु है उसके द्वारा, जैसे बेसिलस थुरिनजेनेसिस, उसके द्वारा इसको उपचारित किया गया और नई किस्म थुरिनजेनेसिस सर उसका नाम है, उसके द्वारा इसको मतलब इसको मॉडिफाई किया गया है और जिसमें यह पाया गया कि जो नई किस्में प्राप्त होती है उसमें कीट प्रतिरोधी क्षमता प्राप्त होती है। लेकिन उस पर तो एक बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। किस कीट? जी सर पिंक वर्म, जिसे बुलवर्म। हाँ सर बुलवर्म हिंदी में, और पिंक वर्म करके बोलते हैं उसको। हाँ। सर ये भी एक है कि कीट भी अपने आप में प्रतिरोधक क्षमता बना लेते हैं। तो सर समय के साथ में, जैसे अभी वर्तमान में कोविड ने भी किया है, वैसे ही हर जीव मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को जीवन को ढालने की कोशिश करता है। उससे सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है जो वो बनाती है कीटनाशक? सर वैश्विक स्तर पर मॉर्डेका, अमेरिका की। मॉन्सेंटो सॉरी सर, मॉन्सेंटो के द्वारा वो बीज बनाए गए थे सर, उसका पता है। मॉन्सेंटो ये भी तो बनाती है, कीटनाशक बनाती है। जी सर। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जिसके के द्वारा जो हमारे बॉडी फ्यूल्स है, डीएनए है, उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल पहचानों को सिद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है? सर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो डीएनए होता है वो प्रत्येक व्यक्ति का अलग यूनिक होता है और यूनिवर्सल होता है। उसके आधार पर इसमें कुछ टेक्निक्स है, RFLP और PCR, पॉलीमॉर्फिक चेन रिएक्शन, उसके आधार पर इसका पूरा परीक्षण होता है ना। कौन सा ब्लॉटिंग क्या कहते हैं उसको? सर उसमें जैसे पॉलीमॉर्फिक चेन रिएक्शन है, उसमें किया जाता है कि इसमें एक पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उससे डीएनए की डुप्लीकेशन करके जो बैंड्स बनाए जाते हैं, जिसमें क्लॉट बनाए जाते हैं, कि उन बैंड्स की समानता दो तरीके से की जाती है कि विवादास्पद पैतृत्व, रेप या फिर मर्डर ऐसे केसेस में उसका तुलनात्मक परीक्षण किया जाता है। ठीक है जी सर। अभी जो यूक्रेन और रूस में चल रही है तनातनी, जी सर, तो उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है? और भारत अगर तटस्थता की नीति अपना रहा है तो उसको नुकसान क्या है विदेश नीति के स्तर पे? सर इसमें मुख्यतः देखा जाए कि जैसे यूक्रेन जो पहले USSR का भाग था, तो अभी वर्तमान में जो वहाँ के राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वो अमेरिका की तरफ झुके हुए हैं। तो सर उसमें भारत का ये रोल हो सकता है कि भारत अगर इनके बीच में थोड़ा मैत्रीपूर्ण तरीके से व्यवहार स्थापित करवाए जाए, कि अभी वर्तमान में तो भारत की वहाँ पर तटस्थता की नीति रही है कि भारत ने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में। सर इसमें नुकसान ये हो सकता है कि अगर वॉर छिड़ी तो सर पूरी दुनिया के साथ भारत में भी कहीं ना कहीं नुकसान तो हो गई से। नहीं, भारत में विदेश नीति के स्तर पर क्या नुकसान है इसका? सर विदेश नीति के स्तर पर इसमें दो रूप से देखा जा सकता है कि पहला कि भारत के वर्तमान में अमेरिका के साथ भी संबंध बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे रूस के साथ में भी। और अभी वर्तमान में अमेरिका ने रूस के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें से रूस के साथ तो पहले से ही थे संबंध। जी रूस तो हमारा मित्र रहा है। जी सर। परंपरागत। और अमेरिका के संबंध बढ़े हैं, लेकिन अमेरिका किसी का हुआ नहीं आज तक। जी सर। ठीक है। तो अगर रूस में भारत कोई स्टैंड नहीं ले रहा है, लेकिन चीन ले रहा है ना। जी सर। चीन रूस के सपोर्ट में है ना। जी, सामरिक रूप से चीन स्पष्ट रूप से। तो कल से चीन जब इधर विस्तार करेगा तो रशिया चुप रहेगा। जी सर। भारत के लिए नुकसान है कि नहीं? जी सर, नुकसान तो ठीक है। जो 1909 का अधिनियम है, जी सर, ठीक है, उसमें पहली बार बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया, चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। जी सर। लेकिन ये कहा जाता है कि चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, लेकिन एक तरीके से ये बेमानी था और बड़ी जटिल प्रक्रिया थी जो चुनाव की थी। ठीक है, वो प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे। कैसे? सर उसमें अगर मैं रिकॉल करूँ तो सर उसमें जो प्रतिनिधि थे सर, उसमें अधिक मनोनीत थे। मनोनीत को छोड़ दिया जाए, जिनका चुनाव होगा
सर राज्यों के द्वारा जो भारत में राज्य थे उनके उनसे दिए गए थे, और उसमें भी सर अलग अलग डिवाइड कर दिए थे कि सामान्य के इतने, और उसमें पार्लियामेंट्री सुधार के तहत सांप्रदायिक भी थे कि उसमें अलग अलग कैटेगरीज के भी कर दिए थे उन्होंने। हाँ। तो सर कहीं ना कहीं वही भेदभाव की नीति थी उसमें कि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे वो। हाँ, तो चुनाव कैसे जटिल थे? सर ये प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं होते थे। प्राथमिक मतदाता जो है जिला बोर्ड के सदस्यों का और नगर पालिका के सदस्यों का चुनाव करेगा, फिर उनसे एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, वो विधायकों का चुनाव करेंगे, और फिर विधायकों से एक निर्वाचक मंडल बनता था, वो केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करता था। ठीक है ना? जी सर। ठीक है। ये कहा जाता है कि जो रॉयल नेवी का विद्रोह है वो ब्रिटिश ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। जी सर। ठीक। क्यों कहा जाता है? सर जो अंग्रेज थे वो भारत पर राज कर रहे थे, उसका प्रमुख कारण तो यही था कि उनके पास में नेवी और जो आर्मी थी उसका कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उन पर कंट्रोल था। और सर पहली बार जैसे भारत में 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों की सत्ता यहाँ से जाते जाते बची थी। और सर दूसरा कारण था कि जो भारत पर सामरिक रूप से पकड़ थी उनकी नेवी के द्वारा थी, और जब पूरे भारत में विद्रोह चल रहा था, लेकिन जब वह विद्रोह नेवी में पहुँचा तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लगने लगा था कि अब शायद जो नेवी है ये भी हमारे हाथों से निकलते हुए प्रतीत हो रही है। और सर जो ब्रिटिश उस टाइम पे जो मतलब कि जो नेवी के प्रमुख थे उन्होंने कहा भी था कि अगर नेवी डिस्ट्रॉय होती है तो हो जाने दो, लेकिन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो सर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से क्लियर हो रहा था वहाँ पर कि जो नेवी है उसमें देशभक्ति की भावना आ गई थी, और इसी के कारण सर अंग्रेजों को लगने लग गया था कि अब भारत में रहना ज़्यादा दिन की बात नहीं है। सर यही प्रमुख कारण है सर। जो आज़ाद हिंद फौज का जो स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ा योगदान रहा। जी सर। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने जो मुकदमा चला था लाल किले का, लेकिन गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं किया। जी है ना? क्यों? सर इसका प्रमुख कारण अगर हम देखें तो यही होता है कि गांधी और सुभाष के बीच में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। नहीं, गांधी कहते थे कि भाई सेना इस तरीके से विद्रोह कर रही है तो उसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए बहुत। अच्छा, क्या कारण है? सर पहला इसका प्रमुख कारण तो यही है कि गांधी जी की जो अहिंसा की नीति थी, और वो साधन और साध्य की पवित्रता के सिद्धांत को लेकर चलते थे, और उन्होंने कहा भी था कि अगर हमारा शत्रु कमजोर है तो हम उस वक्त उस पर वार नहीं करेंगे। गांधी जी यहाँ पे ये भी नहीं रखते थे, गांधी जी यहाँ पे ये भी रखते थे कि अगर आर्मी में अनुशासनहीनता आई तो भारत को भी इसकी समस्या झेलना पड़ेगा आगे चल। भाई एक बार हम अगर किसी चीज़ का समर्थन करेंगे तो आदत पड़ जाएगी। आखिर पाकिस्तान की स्थिति यही होता रहा। सर वही साधन और साध्य की नहीं, वो ये तो भारत के संदर्भ था कि भारत के सामरिक रूप से अच्छा नहीं हुआ। सेना का कभी भी अगर सेना इस तरीके काम कर रही है तो उसको समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर सेना में अनुशासन नहीं है तो फिर वो सरकार स्थिर उस देश की होगी ही नहीं, वो आदत पड़ जाएगी सेना को। ठीक है ना? थैंक यू सर। हाँ, मुझे पता नहीं था कि ये कारण था प्रमुख। पाकिस्तान में यही तो हुआ बार बार। जी सर। देखा ना? तो गांधी ने यही कहा था कि आज अगर हम सेना का इस तरीके से विद्रोह करने का समर्थन करेंगे तो भविष्य में हो सकता है कि हमको खामियाजा भुगतना पड़े इसका। ठीक। सर क्रीक विवाद जो है कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश पे? सर मैं 1 मिनट रिकॉल करना चाहूँगा। 1 मिनट 1.5 मिनट ले लो। सर अभी रिकॉल नहीं हो रहा, लगभग 89 डिग्री के समथिंग। अरे बाप रे, उत्तरी अक्षांश भारत ही क्रॉस हो जाएगा। 23.5 तो भारत से निकल रहा है। कर्क रेखा उसके ऊपर बचा। सर आप देशांतर बोल रहे हैं? मैं तो अक्षांश रेखा पूछ रहा हूँ। उत्तरी अक्षांश पहले ही मैंने कह दिया। उत्तरी अक्षांश? हाँ। तो सर लगभग 21 डिग्री के समथिंग। 21 डिग्री? 20 से 21 डिग्री। 20-21 में कैसे आएगा भाई? सर मैं मध्य प्रदेश से। सोचो ना जरा, 23 डिग्री तो भारत कर्क रेखा काट रहा है बीचों बीच, ऊपर ही है उसके। सॉरी सर अभी रिकॉल नहीं गल्फ ऑफ
मार्च में है ना सर? 24 24 डिग्री चांस पे है। जी सर। 24 का है। हाँ सर अब आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने नीचे से कर लिया था, जैसे मध्य प्रदेश को लेकर अब ऐसे में 89 कैसे आएगा? 82 तो साढ़े तुम्हारा नैनी निकला है, और आगे जाके 89 तो भारत ही क्रॉस सर कर गया। वो याद ही नहीं आ रहा मुझे कि भारत का अभी अक्षांतर देशांतर ही बोल रहा हूँ। नहीं तो 82.5 तो वैसे भी भारत को IST टाइम है ना, जी सर। उसके आगे बढ़ता जाएगा वो तो। सर अभी तो मुझे रिकॉल ही नहीं हो रहा है कि वो कौन सा